आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया है जो मध्य एशिया के देशों से महिलाओं और लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर देह व्यापार के दलदल में धकेल देता था। भारत समेत 7 देशों में फैले इस गिरोह को चलाने वाले भी विदेशी ही हैं, जिनमें से 5 अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। गुस्से में पागल ये महिला और उसकी लात खाकर रोती गिड़गिड़ाती ये लड़की दोनों विदेशी हैं। लेकिन ये वीडियो दिल्ली का है। इन दोनों की भाषा आपको शायद समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन इस वीडियो के पीछे की कहानी सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। ये महिला इस लड़की की बॉस है और इस लड़की का गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने अपनी बॉस का हुक्म नहीं माना। वो जिस्म बेचने के लिए तैयार नहीं हुई। ऐसा सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं हुआ, बल्कि इन तमाम महिलाओं और लड़कियों को भी महीनों तक यही सब भुगतना पड़ा। जिस लड़की का वीडियो हमने आपको दिखाया वो भी इन्हीं में से एक है। ये 7 महिलाएं और लड़कियां मध्य एशिया के देश उज्बेकिस्तान की हैं, जिन्हें होटल में काम दिलाने का झांसा देकर पहले दुबई और फिर वहां से नेपाल लाया गया। नेपाल से यूपी और बिहार का बॉर्डर पार करके उन्हें दिल्ली पहुंचाया गया और दिल्ली आते ही इन्हें जिस्म के बाजार में गुलाम बनाकर बेचने का सिलसिला शुरू हो गया। Nepal side come in, my passport taken, after back not given. My side liar taken, India side come in. She's उज्बेकिस्तान से क्यों लाए थे नेपाल? नौकरी का बोलते हैं? Dubai side. Dubai side, I am coming Dubai side. Uzbekistan side taking my passport. After back not given. My side liar taken, Dubai side work like this talking. After coming India from Nepal. You telling boss I want to go home? Yes, I am telling. No, not possible. You working like this talking. They also beat? Yes, my setup are giving. Fighting. Yes. And passport not giving. Boss, who boss? Maral. My country Uzbekistan. I am coming Nepal. My passport taken, boss. After not giving back. I am coming Nepal side, coming Delhi side. After my boss before telling, you baby help me. My baby tabiat not good, you help. I am giving money telling. After I am coming another work. I am too much crying, too much fighting. I am not working telling. My boss Majburi working, passport no giving. You go where going, passport my side telling. 3 months I am working, my mother too much tabiat not good. Hospital side going. I am telling both side, please my passport giving, I am going country. My mother tabiat not good. My boss my side telling, you side balance if you not going, you working telling. I am Majburi working. मानव तस्करों के चंगुल में फंसी इन महिलाओं का पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी छीन लिए गए। बिना पासपोर्ट वीजा के पुलिस की मदद मांगने पर जेल जाने का खतरा था, इसलिए लगभग 7 महीने तक इन महिलाओं ने मजबूरी में अपना जिस्म बेचा। इनमें 3 लड़कियों ने हिम्मत दिखाकर उज्बेकिस्तान के दूतावास से संपर्क करना चाहा, तो उन्हें वहां से भी खींचकर वापस उसी दलदल में पटक दिया गया। इसमें हैरानी की बात यह है कि जिस लड़की को बंदूक दिखाई गई थी और बंदूक के दम पर उसे ज़बरदस्ती ले जाया गया था एम्बेसी के बाहर से, उसमें से जिसने बंदूक दिखाई थी वो एक अफगानी या हो सकता है तालिबानी भी हो।
देह व्यापार के दलदल से इन लड़कियों के बाहर निकलने का रास्ता भी किस्मत से ही मिला। 23 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर 5 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं से पूछताछ में पता चला कि दिल्ली में इंटरनेशनल गैंग चल रहा है जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और कजाकिस्तान से महिलाओं को दुबई और नेपाल के रास्ते भारत लाता है और उन्हें बंधक बनाकर देह व्यापार के लिए मजबूर कर देता है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से छुड़ाई गई इन लड़कियों ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई के बाद उनसे देह व्यापार कराना बंद कर दिया गया। मौका पाकर 3 लड़कियां 23 अगस्त को उज्बेकिस्तान के दूतावास पहुंची, लेकिन उनके अंदर पहुंचने से पहले ही इस गैंग की बॉस अजीजा शेर नाम की अफगानिस्तान की महिला वहां आ धमकी। उसका पति शेरजाद भी साथ में था। उन दोनों ने 3 में 2 लड़कियों को मारपीट कर अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर दिया। तीसरी लड़की किसी तरह दूतावास से संपर्क करने में कामयाब रही, जिसकी आपबीती सुनने के बाद दूतावास ने पुलिस को सूचना दी। लड़कियों को पुलिस ने इस कैद से छुड़ाया और उन्हें एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी नाम के एक एनजीओ के हवाले कर दिया। इस तहत में दिल्ली पुलिस की एएसटीओ क्राइम ब्रांच की टीम अभी भी हर जगह अपनी दबिश बनाई हुई है और गिरफ्तारियां चल रही है, जिनमें इन लड़कियों को, उज्बेकिस्तान की लड़कियों को, उज्बेकिस्तानी नेशनल्स को नेपाल के रास्ते इंडिया में लाया जाता है और फिर दिल्ली में इनसे जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में इनको धकेला जाता है। इन लड़कियों ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है उसके मुताबिक देह व्यापार के जिस रैकेट में ये 7 महिलाएं फंसी थीं, उसे अजीजा शेर, उसका पति शेरजाद माराल आपा उर्फ मरियम, जुमाइवा अजीजा, मेरेदेव अहमद, माफ्तुना उर्फ करीना आपा, लैला गुलजार और राहुल चला रहे थे। जुबैर हाशमी नाम का एक वकील भी इस गैंग के साथ था। इन लड़कियों को दिल्ली के अलावा पंजाब के लुधियाना में भी देह व्यापार के लिए भेजा जाता था। एफआईआर में यह भी बताया गया कि इन लड़कियों का लुधियाना और दिल्ली के अस्पताल में गर्भपात भी कराया गया। My job, I am telling I don't work. After Sherzod Tapar cutting my hand, 3 days azab giving. I am majburi working this job. I am working 5 months. I pregnant coming. My bacha die. I abort. I am changing boss. After I am talking one lady side, this name Diana, original name no malum. Diana side I am talking. I am coming Aziza Jumaiva. This new boss, next boss. Next boss side I am 4 years working. This asking me, agar say you giving 4,32,000, I give you new passport telling. Talking advocate also. This advocate name Zubair Akash. Zubair Hashmi, yes, Zubair Hashmi. 2 years before I am pay money also. My ID no ready, passport no have. Who pay money? I pay Aziza Jumaiva pay Zubair Hashmi. इन लड़कियों को जस्टिस चाहिए, इन लड़कियों को अपने देश जाना है और उससे पहले जो लोगों ने इनके साथ इतना सब कुछ बुरा करा उन्हें सजा दिलवानी है। हैरानी की बात यह है कि ये जितने भी अलग अलग दलाल हैं और इनके जितने ये 8-10 स्मगलर हैं, जो मेन स्मगलर हैं, जो बाहर से लड़कियां लाते हैं, इस पूरे गैंग को एक वकील सपोर्ट करता है जिसका नाम भी इन लड़कियों ने दिया है। ये लड़कियां कुछ पैसे कमाने के चक्कर में मानव तस्करों के जाल में फंसी, लेकिन अपना जिस्म बेचकर भी इन्हें कुछ नहीं मिला। सारा पैसा मानव तस्कर और दलाल हड़प गए। अभिषेक कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। आपने देखी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। और हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को दबोचा है जिसकी कारगुजारियां देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। ये गिरोह उस निशान को ही मिटाने में जुटा था जिसे पूरी दुनिया में किसी अपराध का अकाट्य और वैज्ञानिक सबूत माना जाता है। इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद अब कोई भी ये दावे से नहीं कह सकता कि अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, वो अपने गुनाहों के निशान जरूर छोड़ता है, क्योंकि ये गिरोह किसी की भी उंगलियों के निशान कुछ महीनों के लिए बदल देता था।
ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं होता है, बल्कि हकीकत में भी पूरी दुनिया में पुलिस किसी भी अपराधी तक पहुंचने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स की तलाश करती है और दुनिया भर की अदालतें फिंगरप्रिंट्स को एक मजबूत सबूत मानती हैं। दशकों के रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कोई भी दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते हैं और किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट कभी नहीं बदलता है। लेकिन अब यह दावा सवालों में घिर गया है, क्योंकि हैदराबाद से सटे राचाकोंडा में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो किसी की भी उंगलियों के निशान बदल देता था। Not identical. उंगलियों के निशान बदलने वाले इस गिरोह का तरीका थोड़ा दर्दनाक और बहुत ज्यादा शातिराना है। ये हाथ की 10 उंगलियों को चीरकर टिश्यू निकालते थे, फिर उस जख्म को टांकों से सिल देते थे और जख्म भरने के बाद उंगलियों पर जो नई चमड़ी उभरती थी उसमें फिंगरप्रिंट का पूरा पैटर्न ही बदल जाता था। ये जो दो मेन आरोपी है, जो मुनेश्वर रेड्डी और जो वेंकट रमना, इन दोनों ने यहाँ से आंध्र प्रदेश से वो लोग राजस्थान भी गए, वहाँ पे 2-3 लोगों पे उसने सर्जरी किया उन्होंने। उसके बाद केरला गए, वहाँ पे 6 लोगों पे सर्जरी किया और यहाँ पे आंध्र में ये लोगों ने 3 लोगों के फिंगर टिप से सर्जरी किया था, जो 3 में से 2 लोग हमने अभी पकड़े। टोटल 4 लोग हमने पकड़े हैं और इनके पास से जो सर्जरी के लिए जो सामान है बेसिकली वो हमें बरामद हुआ है। इस गैंग का मुख्य आरोपी GN मुनेश्वर रेड्डी आंध्र प्रदेश के कडप्पा का रहने वाला है और पेशेवर रेडियोलॉजिस्ट यानी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का एक्सपर्ट है। दूसरा आरोपी S वेंकट रमन्ना भी एक अस्पताल में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है। कडपा से तिरुपति के एक डायग्नोस्टिक सेंटर में मुनीश्वर रेड्डी नौकरी करने पहुंचा। वहां पर उसकी मुलाकात अपने पुराने क्लासमेट वेंकट रमना से हुई। इन दोनों को एक व्यक्ति मिला जिसने बताया कि कुवैत से उसको डिपोर्ट कर दिया और वो श्रीलंका गया, जहां पर उसने अपने फिंगरप्रिंट्स बदलवा लिए। उसके बाद वो कुवैत गया, जहां पर एयरपोर्ट के अधिकारी उसको पकड़ नहीं पाए। दरअसल कुवैत या किसी भी एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच उसके फिंगरप्रिंट से की जाती है। पासपोर्ट और वीजा दोनों दस्तावेजों पर 10 उंगलियों के निशान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज होते हैं। जिन लोगों को अवैध रूप से किसी देश में रहते पाया जाता है, उनको डिपोर्ट करते समय उनके फिंगरप्रिंट को ही ब्लैकलिस्ट किया जाता है ताकि अगली बार उसे उस देश में घुसने से रोका जा सके। राचाकोंडा पुलिस के हत्थे चढ़े इस गैंग ने एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर उसी फिंगरप्रिंट जांच को ही बेकार बना दिया। यस, 4 महीने के बालक का फिंगरप्रिंट्स फॉर्म होता है एंड इट विल कंटिन्यू टिल योर डेथ। इसमें आपको तो वर्ल पैटर्न है, ये लूप पैटर्न है, ये लूप पैटर्न है। आप शायद कवर कर सक रहे या नहीं कवर कर सक रहे, बट यू कांट मिसहैंडल, यू कांट मिसमैनेज द फिंगरप्रिंट। Whoever goes against the nature will not be spared by nature. Nature will punish them automatically. 2 शातिरों का ये गिरोह सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं था। शुरुआती जांच में दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने केरल में एक आदमी के फिंगरप्रिंट बदलने के लिए सर्जरी की थी। इसी साल मई में राजस्थान के एक आदमी ने उनसे संपर्क किया और राजस्थान जाकर इन दोनों ने 6 लोगों की उंगलियों के निशान बदल डाले। जिस फिंगरप्रिंट को किसी भी इंसान का कभी न बदलने वाला पहचान माना जाता है, उस फिंगरप्रिंट्स को ये गिरोह महज 25,000 में बनाता था और इस म्यूटिलेटेड फिंगरप्रिंट्स के साथ नए पहचान पत्र बनाए जाते थे, जैसे कि आधार कार्ड, और उस बदले हुए फिंगरप्रिंट्स के साथ नए वीसा हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल इस गिरोह ने यही बताया है कि वो सिर्फ विदेश से वापस भेजे गए लोगों के फिंगरप्रिंट बदल रहे थे, लेकिन पुलिस को शक है कि खूंखार अपराधी और आतंकवादी भी ये तरीका आजमा सकते हैं। इसलिए पुलिस अब उन लोगों का पता लगाने में जुटी है जिन्होंने इस गिरोह से अपने फिंगरप्रिंट बदलवाए हैं। ऐसे कितने लोग देश के बाहर जा चुके हैं, उनका ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है।
हैदराबाद में प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आपको पता है कि साल 2007 में देश में करीब 2 करोड़ लोग ड्रग्स लेते थे? क्या आपको ये पता है कि ड्रग्स लेने वालों की तादाद 15 साल में 5 गुना बढ़कर 10 करोड़ से अधिक हो गई है? आज हम तेजी से बढ़ते ड्रग्स के इसी काले कारोबार पर सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। आज हम ऑपरेशन बंदर के जरिए आपको दिखाएंगे कि कैसे ड्रग्स माफिया अपना गेम प्लान बदलकर जांच एजेंसीज की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब बॉलीवुड और ड्रग्स माफिया के बीच सांठगांठ को उजागर किया था, तब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और रकुलप्रीत समेत बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का नाम सामने आया था, जिनसे एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ भी की थी। उसी दौरान ड्रग्स माफियाओं के कई सारे कोडवर्ड्स को जांच एजेंसियों ने डिकोड भी किया था, लेकिन ड्रग्स माफियाओं ने पकड़े जाने के डर से सारे कोडवर्ड्स बदल दिए। कोरोना वायरस महामारी के बाद से ही ड्रग्स सप्लायर, ड्रग्स पेडलर और ग्राहकों ने एनसीबी और दूसरी एजेंसियों को चकमा देने के लिए नए नए तरीके इजाद किए हैं। ड्रग पेडलर्स ड्रग्स की शिपमेंट के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही कुरियर के जरिए बेनामी पार्सल भेजते हैं। खरीदार डार्कनेट के जरिए ऑनलाइन ड्रग्स का ऑर्डर देते हैं और उन्हें बेनामी पार्सल के जरिए इसकी सप्लाई की जाती है। यही नहीं, एजेंसियां ड्रग्स तस्करों और उनके रैकेट तक ना पहुंच पाए, इसके लिए उन्होंने पुराने कोड वर्ड भी बदल दिए हैं। पहले ड्रग्स के नाम बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के सितारों के नाम पर रखे जाते थे, लेकिन अब लगभग सभी नाम बदल दिए गए। मसलन ड्रग्स माफिया ने सबसे चर्चित ड्रग मेफेड्रोन का नाम बदलकर स्पेशल डायमंड कर दिया है, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इसके पहले मेफेड्रोन को मस्तानी कहा जाता था। इसी तरह कोकेन ड्रग्स का नया कोड वर्ड चार्ली है, जबकि पहले ड्रग्स की दुनिया में इसे दीवानी कहा जाता था। हेरोइन का नया नाम भी व्हाइट हॉर्स कर दिया गया है, जबकि इस ड्रग को पहले बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका के नाम से जाना जाता था। वहीं एमडीएमए ड्रग का पुराना नाम कैटरीना था, जिसका नया कोड वर्ड डिस्को बिस्किट रख दिया गया है। केटामाइन का भी पुराना नाम अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के नाम था, जिसे अब आलिया के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा एलएसडी का पुराना कोड सोनाक्षी सिन्हा था, जिसे अब ब्लू हेवन कर दिया गया है। जबकि कुछ समय पहले तक विराट कोहली के नाम से जिस मॉर्फिन ड्रग्स को जाना जाता था, उसे बदलकर अब मंकी कर दिया गया है। बहुत सी बार ये चीज सामने आती है कि ड्रग सप्लायर्स, ड्रग पेडलर्स या फिर कस्टमर्स की लेवल पे एक दूसरे में कम्युनिकेशन करते वक्त अलग अलग कोडवर्ड्स का यूज किया जाता है। पुलिस का ध्यान इन सभी चीजों पे रहता है कि अभी मार्केट में कौन से कोडवर्ड्स चल रहे हैं। इन कोडवर्ड्स को हम क्रैक करते हैं और उसके बेसिस पे ही कई बार कार्रवाई की जाती है। मुंबई से लेकर लखनऊ तक ड्रग पेडलर्स और खरीदारों के बीच नशे के सामान के लिए अलग अलग कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं मेफेड्रोन के लिए स्पेशल डायमंड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं म्याऊ म्याऊ यानी बिल्ली का, कहीं एमडीएमए के लिए डिस्को बिस्किट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं पीस शब्द का। जगह अलग, कोड वर्ड अलग। वैसे तो समय समय पर ड्रग्स के काले कारोबार से जुड़े माफिया पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए ड्रग्स के कोड नेम्स बदलते रहते हैं, लेकिन जांच एजेंसियों की एक टीम हमेशा ही इन कोडवर्ड्स को डिकोड करने में लगी रहती है और इसी वजह से कई बार ड्रग्स के बड़े कंसाइनमेंट भी पकड़े जाते हैं। हालांकि कई बार